आज से मुख्य रूप से मॉडर्न का क्लास आपका स्टार्ट पिछले दिन हुआ था, लेकिन मुख्य चैप्टर की शुरुआत आज से होगी। एकदम पूरे स्थिरता के साथ, पूरे ध्यान से आज के क्लास को आप लोग सुनेंगे। सबसे पहला हम लोग देखे थे कि मॉडर्न हिस्ट्री ज्यादातर इतिहासकार का मानना है 1757 से 1947 की अवधि हम लोग को पढ़ना है। इसके लिए हम लोग पिछले क्लास में सुने थे कि सामान्य जानकारी, भारत के मार्ग कैसे रुके थे और किस प्रकार भारत के नए रास्ते की तलाश जारी थी और इंडिया के खोज के लिए कैसे वास्को डी गामा अमेरिका का खोज कर दिया। फिर हम लोगों ने देखा कि भारत का खोज, इसमें कोलंबस ने अमेरिका का खोज किया और वास्को डी गामा भारत तक पहुंच गए। सभी लोग इंडिया का खोज करने के लिए ही चल रहे हैं, कोलंबस भी भारत खोज नहीं चला था, अमेरिका तक पहुंच गए। ये तमाम सामान्य जानकारी पिछले क्लास में बहुत डिटेल आपको सुना चुके हैं। अब आज के क्लास में यूरोपीय कंपनी का भारत आगमन, यह एक महत्वपूर्ण सेक्शन आज शुरू होने जा रहा है। 1 से 2 क्वेश्चन मान के चलिए आपका यहाँ से रहेगा और हम लोग यहीं से क्लास आपके आज स्टार्ट करते हैं। पहला लेसन, और ये फर्स्ट लेसन है भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। देखिए बहुत ही शानदार लेसन है और चाहेंगे कि सारे लोग एकदम पूरे ध्यान से आज के क्लास को समझेंगे। हम बहुत आराम से एक एक करके चलेंगे, हर एक सेक्शन के बाद आपका ऑब्जेक्टिव भी देते जाएंगे, जिससे बहुत शानदार पकड़ आपका बन जाए। जो बच्चे एकदम स्थिरता से सुनते जाएंगे उनका मॉडल सबसे शानदार हो जाएगा। जरूरत भी है इसको शानदार करने का। देखिए हम लोग पिछले क्लास में देखे कि भारत का रास्ता स्थल मार्ग से कुस्तुनतुनिया से होकर जाता था और जब वहां ऑटोमन तुर्क ने अधिकार कर लिया तो यूरोप वाले लोग का भारत से व्यापार रुक गया। भारत में आखिर वैसी कौन सी चीज थी जो उनके लिए आवश्यक था, तो वह था भारत का मसाला। और मसाला उस समय भी केरल में सबसे ज्यादा होता था, आज भी मसाला भारत में सबसे ज्यादा केरल में होता है। और इस मसाले की तलाश में ठंडे प्रदेश के लोगों का तकलीफ आप समझो। ठंड के मौसम में ऐसे भी अंडा, मांस, मछली ये सब खाने की ज्यादा इच्छा होती है। अब आपके घर में अंडा, मांस, मछली आए और मसाला ही ना रहे, वही तकलीफ यूरोप वाले देशों का हो गया। आपने खुद देखा कि राजा तक, रानी तक इंटरेस्ट ले रहे हैं कि नहीं रास्ता खोजो, खाने में मजा नहीं आ रहा। और उसी में हम लोग देखे थे कि स्पेन के इसाबेल, आप लोग देखे थे पुर्तगाल के एक राजा, जल्दी से नाम लिख दीजिए, जिसने भौगोलिक खोज को प्रोत्साहित किया कि जो भी नागरिक हो सब खोजो। पुर्तगाल के राजा का नाम जल्दी से बता दीजिए जिस राजा ने, वेरी गुड, चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए हेनरी द नेविगेटर, बिल्कुल सही। तो पुर्तगाल के राजा हेनरी द नेविगेटर और स्पेन के इसाबेल ने जब भारत के रास्ता खोजने के लिए अपने नागरिकों को प्रोत्साहित किया, तो इसी क्रम में लोग भारत खोजने निकले। और आपने देखा कि अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु केप ऑफ गुड होप, इसको आशा अंतरिक्ष कहते हैं, 1486 में बार्थोलोम्यू डियाज यहां तक पहुंचा था। फिर आपने देखा कि 1492 में इंडिया खोजने निकला कोलंबस, उसने अमेरिका का खोज कर दिया। और पहली बार आपने देखा कि यूरोप में एक कंट्री है पुर्तगाल, और इसी पुर्तगाल के एक व्यक्ति, हम लोग कहानी देखे कि अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु पर आया है। गुजरात का एक व्यापारी है अब्दुल मनी, वह उसका पथ प्रदर्शक रहा है, रास्ता बताने वाला। और उसी की सहायता से पहली बार केरल के कालीकट घाट पर 1498 ईस्वी में भारत में पहला यूरोपीय कंपनी एक समुद्री मार्ग से आते और नए सिस्टम की शुरुआत होती। और इसीलिए पुर्तगाल का और भारत का व्यापार मान के यही चलिए 1498 में शुरू हो। और ये 1498 में यहाँ जो आए केरल के कालीकट घाट पर, यहाँ का राजा था जमुरी, राजा का नाम है जमुरी। और यहीं से हम लोग को पूरा समझना है। बातों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, फिर क्या हम लोग को पढ़ना है कि पहले समझ में आए। जब पुर्तगाल यहाँ बिजनेस करने आया तो शुरुआत में यूरोपीय देश बहुत ध्यान नहीं दी। सभी को लगा कि चलो जाने दो, उतना दूर है, कौन जाएगा, क्या लाभ होगा, हानि होगा, कौन जाने। लेकिन थोड़े ही दिनों में जब धीरे धीरे 100 वर्ष पुर्तगाल अपना व्यापार का कर लिया, मतलब 1498 से लगभग 1598, 1600 ईस्वी में प्रवेश किया और देखा कि पुर्तगाल में काफी लाभ हो रहा है भारत के बिजनेस से। पुर्तगाल इस एरिया के साथ साथ इधर का एरिया, पूरा इस एरिया को, इधर अमेरिका में मध्य अमेरिका का हिस्सा जो है, दक्षिण अमेरिका का हिस्सा, ब्राजील का हिस्सा, पुर्तगाल चारों तरफ अपना बिजनेस फैला रहा है। तब उसी समय इंग्लैंड को भी ध्यान आता है कि हम भी क्यों नहीं बिजनेस करें, मेरा केवल संयुक्त राज्य अमेरिका का क्षेत्र है, हम भी वहां पे चलते हैं, ज्यादा बढ़िया हो। और भारत में इंग्लैंड बिजनेस करने के लिए इसने भी अपना ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया, ये भी लाइन में आ। तब आप देखोगे कि इसके बगल में ही देश है हॉलैंड। अब हॉलैंड देख रहा कि ये दोनों जा रहा है तो हम क्यों पीछे रहे, यह भी भारत आ गया। देखते देखते पूरे यूरोप में भारत आने की एक कंपटीशन है, क्योंकि न सिर्फ मसाला बल्कि यहाँ से वस्त्र उद्योग का भी बिजनेस बहुत यूरोप में फायदेमंद हो रहा है। तब इसके बगल में देश था डेनमार्क। डेनमार्क कहा कि हम भी बिजनेस करेंगे, डेनमार्क भी आ गई। उसके बाद यूरोप का सबसे प्रमुख देश रहा फ्रांस। फ्रांस यूरोप का सबसे मेन कंट्री था। कहा जाता था कि फ्रांस को सर्दी लगती थी तो यूरोप छींकता था।
और इसीलिए फ्रांस कहा कि हम भी, फ्रांस भी इसमें चला है। फ्रांस के बगल में एक कंट्री था ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया कहा कि अरे फ्रांस जा रहा है तो मैं कोई कम हूं, फ्रांस के बाद ऑस्ट्रिया भी यहां पे शामिल हो गए। तब इसके बाद डेनमार्क के बाद एक देश आप जानते हो स्वीडन है। स्वीडन डेनमार्क सब एक साथ। स्वीडन कहा कि तब हम भी आएंगे, स्वीडन भी यहां से चल दिया। और देखते देखते यूरोप के जो भी महत्वपूर्ण देश, वो सभी महत्वपूर्ण देश भारत में व्यापार करने के लिए अपने अपने देशों में एक अलग से व्यापारिक कंपनी की स्थापना की कि आखिर कंपनी कोई होगा वही तो बिजनेस करेगा। और यही हम लोग का हेडिंग है, भारत आने वाले यूरोपीय कंपनी। हम लोग देखें कि यूरोप के जो भी महत्वपूर्ण देश हैं, चाहे वो पुर्तगाल हो, इंग्लैंड हो, हॉलैंड हो, फ्रांस हो, ऑस्ट्रिया हो, डेनमार्क हो, स्वीडन हो, सब ने अपना व्यापार करने के लिए भारत के साथ अपने अपने देशों में एक व्यापार की कंपनी बनाई। ये व्यापार की कंपनी क्या थी? कुछ अमीर लोगों की कंपनी है, एक टीम है, और उस टीम को कहा गया कि समुद्री मार्ग से तुम भारत में बिजनेस करोगे, उसमें जो लाभ होगा उसमें कुछ परसेंटेज मेरा शासक का भी हो, तुम्हारा भी कुछ शेयर रहेगा। और इसी शेयर बाजार का मतलब लाभ के बिजनेस के लिए ये सारे यूरोप के लोग भारत आ रहे हैं। और अब आपसे पूछा जाएगा इन्हीं का व्यापारिक कंपनियों का समूह कब कब कौन आया, इसका पहला सबसे पहले जरूरी है एक साथ इसी को करना। तो हम लोग ने देखा कि भारत में सबसे पहले आने वाले जो थे, हम लोग अभी उसका नाम सुन लिए, वो थे पुर्तगाल। उसके पहले कोई नहीं आए हैं और इसीलिए सबसे पहला भारत में पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी आया। पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी ये भारत में बिजनेस करने के लिए पुर्तगाल की कंपनी है, जिसकी स्थापना माना जाता है कि वास्को डी गामा के भारत आने के साथ ही हो गया और यह 1498 हो। और इसके बाद हम लोग देखें तब यहां पर जो अभी सिखाने जा रहे हैं इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टर्निंग है और यह टर्निंग आपको मेन ध्यान रखना है। पुर्तगाल के बाद दूसरी कंपनी का नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी और यह ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों की कंपनी है और यह भारत में व्यापार के लिए 31 दिसंबर 1600, आप पढ़ोगे सिर्फ एक दिन के लिए मिस किया, नहीं तो 1601 हो जाता, एक दिन के लिए केवल बचा। 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। इसके बाद आप जानते हो डच, यही डच हॉलैंड के निवासी को कहते हैं और इस हॉलैंड का ही नाम नीदरलैंड है। वर्तमान नाम नीदरलैंड है, पहले इसी का नाम हॉलैंड था और इस हॉलैंड के निवासी को ही हम लोग डच कहते हैं। और ये डच हॉलैंड या नीदरलैंड ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये देख रहे हो तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई। आपको एक एक पूरे सीरीज एकदम ध्यान रखना है। डच के बाद तब चलेंगे डेनिश, यही डेनिश का मतलब डेनमार्क है, डेनिश का मतलब डेनमार्क है, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और आप जानते हो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में होता है। तब इसके बाद जब डेनिश आए, डेनमार्क आ गए, तब फ्रांस का आगमन होता है और फ्रांस एक फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से इन्होंने अपनी कंपनी बनाई, वह था 1664। 1664 के बाद यूरोप के सबसे प्रमुख देश जैसे ही फ्रांस आ गए तो और जो मेन थे वो थे ऑस्ट्रिया। हमने आपको बताया कि मेन आपके ऑस्ट्रिया है और इसीलिए ऑस्ट्रिया पे आपको मेन ध्यान देना है। और ऑस्ट्रिया में है ऑरस्टेंड ईस्ट इंडिया कंपनी। ऑरस्टेंड ईस्ट इंडिया कंपनी, अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ ऑरस्टेंड ईस्ट इंडिया कंपनी किस देश का है, तो ये ध्यान रखना कि यह ऑस्ट्रिया का है। आप पढ़ोगे इसमें ऑस्ट्रिया का जो कंपनी है उसका नाम है ऑरस्टेंड ईस्ट इंडिया कंपनी और यह कंपनी 1715 ईस्वी में भारत के साथ बिजनेस के लिए इसने अपनी कंपनी बनाई। इसके बाद हम लोग देखें तब अंतिम जो आया वह था स्वीडन, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब आपको क्वेश्चन देगा कि स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, तो आपको इसमें सबसे अंतिम में यह है 1731 में आपको इतने यूरोपीय कंपनी भारत के साथ बिजनेस करने के लिए अलग अलग तिथियों में तैयार हुई। तो आपको सबसे पहले यह ध्यान रखना है कि इसका डेट सारे बच्चे को एकदम ध्यान रखना है, किसकी कंपनी के बाद कौन स्थापित हुआ यह भी ध्यान रखिएगा। आपसे कहेगा कि बताओ भारत में व्यापार करने के लिए सब में ईस्ट क्यों लगा है, पिछले दिन ही कहानी सुना दिए थे, क्योंकि इंडिया दो हो चुका था, एक वेस्ट इंडीज और हमारे भारत का नाम ईस्ट इंडीज। पिछले दिन ही कहानी आपको सुनाया था ईस्ट और वेस्ट वाला।
और इसमें हम लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, बात को एक एक करके समझिए। आपसे कहा जाए कि बताओ भारत के साथ व्यापार करने के लिए सबसे पहले बनने वाली जो कंपनी थी यह पुर्तगाल थी। दूसरी कंपनी कौन थी जो बनी थी? अंग्रेजों की कंपनी या डच की कंपनी, या मान लो चॉइस ए अंग्रेज, चॉइस बी डच, चॉइस सी फ्रांस की कंपनी और चॉइस डी डेनमार्क की कंपनी। आपसे कहे कि भारत के साथ व्यापार करने के लिए पहले नंबर पर पुर्तगाल की कंपनी बनी, दूसरा कंपनी कौन बना? तो दूसरा कंपनी कौन बना, यहां पर सीधा सीधा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है और इसमें भी कई नालायक लोग का देख रहे हैं गलत हो रहा है। अरे मूर्ख, इसमें सीधा सीधा तुमको जब लिखा हुआ है कि पहली कंपनी या दूसरी कंपनी या तीसरी कंपनी, या ये तो कोई अंधा व्यक्ति भी छू के महसूस कर लेगा कि 1600 पहले आता है 1602 बाद में आता है। हमने पूछा दूसरी कंपनी कौन बना, तो बिल्कुल सही आंसर यहाँ अंग्रेज होगा। डच मारोगे तो लड्डू नंबर आ जाए। हाँ, अब इसी क्वेश्चन में जब धीरे धीरे पेज बढ़ेगा तो इसमें एक शब्द आएगा आगमन। कंपनी का बनना और उसका भारत आना, ये दोनों दो बात है। कई लड़का केवल रटे रहता है। हमने देखा कि हम पूरा लिख रहे हैं, एक बच्चा प्रवचन दे रहा है कि सर गलती लिखा गया, सर डच पहले होगा। सर अरे नालायक, समझो क्या कहना है, बात को सीखो, क्या कह रहा है, उस पर गलती काटने का फिर मत रहो। और इसीलिए इसमें देखो कि कहां क्या क्वेश्चन आएगा, क्या स्टेप। और आपको अगर क्वेश्चन देता है कि इसमें भारत आने के क्रम में पहले कौन बना तो पुर्तगाल, फिर कौन बना तो अंग्रेज, तब कौन बना तो डच, ये एकदम सीक्वेंस वाइज डेट में आपको बिल्कुल सजाया होगा। और इसमें आगमन की अलग बात है। अब आप देखोगे कि 31 दिसंबर 1600 कोई बन जाएगा, तुम्हें सभी बच्चे, कोई तो ऐसे भी कोई एकदम रेलवे की तैयारी करने वाला भी बच्चा जानता है कि 1608 में कैप्टन हॉकिंस इसका पहला दूत आया है, 1616 में सर थॉमस रो आया है। तो इस 1616 तक के तो इसका बेचारा का बहुत ठिकाना नहीं, पहला दूत ही इसका 1608 में आया। तो आने में अंग्रेजों को लेट है, भारत में परमिशन नहीं मिल रहा है, 1608 में इसका पहला दूत आया है, इसलिए आने में डच पहले हो गया। यानी अगर आगमन के स्थान से पूछा जाए कि पहले भारत में कौन आया तो पुर्तगाल, फिर भारत में कौन आया तो डच, लेकिन स्थापना में पूछा जाए तो बिल्कुल यही मानना, फिर डच नहीं करना। यानी दोनों दो चीज है। अंग्रेज बन गए हैं पहले ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन बनने के बाद भारत में उनकी बिजनेस शुरू नहीं हुई। बिजनेस के लिए 1608 में इनका पहला दूत ही आएगा, जो पूरे डिटेल कहानी में आप देखो। तो अब अभी आपको एक पूरी बात क्लियर हो गया है। डेट सभी बच्चे को बिल्कुल दिमाग में एकदम बैठ जाना चाहिए। अभी जो डेट है ये आपका व्यापारिक कंपनी की स्थापना का है। आपको कभी भी पूछेगा स्थापना, तो एकदम इसी सीरीज को ध्यान रखना है। स्थापना में इस सीरीज को सभी लोग को एकदम ध्यान रखना है कि पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी 1458, इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी 1600, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602। यहाँ पे हमने लिखने समय भी आपको बताया था कि एक बहुत बढ़िया एक स्प्रेड डेवलप करना। अगर स्थापना कभी भी क्वेश्चन होगा तो बिल्कुल पुर्तगाल के बाद अंग्रेज, अंग्रेज के बाद डच। लेकिन अगर स्थापना हटा के आगमन शब्द लिख देगा तो आपको समझना है कि वो आने में अंग्रेज बना पहले था, लेकिन आने में लेट से आया है और इसीलिए डच इसके पहले हो जाएगा। अब हम समझते हैं कि यह बिल्कुल दिमाग में धीरे धीरे सेट हो जाएगा कि इसके 100 साल लगभग बाद यह आया। 1600 डेट सभी को याद होता है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602, डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी 1616, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664, ये ऑस्ट्रिया का है, और स्टीन ईस्ट इंडिया कंपनी 1715 और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731। अब इसको डिटेल हम लोग को पढ़ना है। बहुत ट्रिक ट्रिक के फ्रेम में मत रहना कि वो ट्रिक बैठा दिया, फलना कर दिए, उससे बुद्धि तुम्हारा स्लो हो जाएगा, उससे माइंड स्लो हो जाता है। ज्यादा ट्रिक ट्रिक के फ्रेम में नहीं रहना है, बहुत इमरजेंसी लैंडिंग में वो करना है। बाकी हम लोग एक एक करके सबका डिटेल पढ़ेंगे, वो ऑटोमेटिक सब चीज आपको याद हो जाए। तो अब हम लोग जरा ध्यान दें इस बात के बाद। अब आज का क्लास शुरू होगा पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी, आज ये लगभग निश्चिंत हो जाएगा। तब पुर्तगाल के बाद दूसरा नंबर भारत में हम लोग देखें कि आने में जो आपका होगा डच होगा, तो पहले इसको देख लेंगे, इन सभी को एक बार देख लेंगे। अंतिम ईस्ट इंडिया कंपनी को हम फिर डिटेल देखेंगे, चूंकि वह भारत पर अधिकार करेगा, शासन करेगा, ये फिर डिटेल में आपको इसकी कहानी शुरू हो जाएगी। तो अब ये चीज आपको ध्यान रखना है पूरे इसके बाद। अब देखो 2 नंबर क्या लिखना है, ललायक बार बार तो समझा रहे हैं, स्थापना में 2 नंबर यही है। स्थापना में बार बार तो एक ही चीज कह रहे हैं कि स्थापना में डच 2 नंबर नहीं है, 3 नंबर। ये तो कोई व्यक्ति से पूछे कि 1600 पहले आता है कि 1602, तो कोई व्यक्ति जानेगा कि 1600 पहले आता है, 2 नंबर कैसे, 3 नंबर कैसे हो जाए। कई लोग इसको दूर करने के फिर में क्यों, कभी भी स्थापना शब्द आ रहा है एकदम सीक्वेंस से मैं लिखा हूं, डेट इसीलिए लिख दिया। और अगर आपको इसी में स्थापना हटा के आगमन पूछेगा तो आगमन डिटेल पढ़ोगे, सबका आगमन सीक्वेंस में होगा, केवल यह पहले आएगा, ये बाद आएगा, वो भी रीजन हमने आपको समझा। तो अब जरा ध्यान दीजिए, आगमन में आप सभी लोग समझ गए कि डच दूसरा होगा, ईस्ट इंडिया तीसरा हो जाएगा, बाकी सब सीक्वेंस वाइज। तो अब जल्दी से इसको आप नोट कीजिए, नीचे हेडिंग दे दीजिए पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी, और यहां से डिटेल चलेंगे, जल्दी जल्दी नोट कीजिए। हम लोग लिखते हुए चलेंगे। पूरे चैप्टर का पहले नाम भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन, चैप्टर का नाम दीजिए, और इसके बाद डिटेल इसको लिखिए।
चलिए, सभी बच्चे ज्यादातर लोग लिख दिए हैं, सभी लोग का लगभग कब आ जाने के बाद रिजल्ट तब हम लोग उसको ऊपर करते हैं। अब यहाँ से शुरू होगा, मतलब आप समझ गए होंगे कि हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने क्या जा रहे हैं। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले पुर्तगाल के बारे में, तब डच के बारे में, तीसरा बजाते यह होना चाहिए लेकिन इसको हम लास्ट पढ़ाएंगे, डेनिश, फ्रेंच और स्पेन और स्वीडिश, ये सब पढ़ा के तब ईस्ट इंडिया कंपनी लिखेंगे, इसका फिर डिटेल चले। चूंकि इसके बाद दूसरा अगला जो लेसन है हमारा डायरेक्ट, वो सीधा हमारा जो लेसन है, यह लेसन है 1857 का विद्रोह। इसलिए इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को हम लोग प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध सब करते हुए 1857 के पहले तक पहुंचा दें। तब तीसरा पार्ट हमारा शुरू होगा 1857 का विद्रोह। ले देखिए, आप समझ गए होंगे कि बड़ा सा पार्ट है, 6-7 क्लास लगभग आपका इसमें खूब चलेगा आराम से। तो चलिए अब हम लोग इसमें हेडिंग दे देंगे। सबसे पहला पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी, सभी लोग हेडिंग दे दीजिए, पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी। पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी। अब हम लोग इसी के बारे में डिटेल आज का क्लास अभी प्रारंभ करेंगे। सभी लोग का ध्यान पूरे बोर्ड पर आ जाना चाहिए। चलिए अब ध्यान दीजिए, पहले बातों को खूब सुनते चलेंगे, समझते चलेंगे, फिर उसके बाद आराम से चलेंगे। देखो, पुर्तगालों ने क्या किया भारत में अपना बिजनेस करने के लिए। सबसे पहले तो पुर्तगाल जो इंडिया आए, तो हम लोगों ने देखा कि इंडिया में सबसे पहले वो केरल के कालीकट पर आए, और इसीलिए केरल के ही इन क्षेत्रों में उनका ज्यादा इंटरेस्ट भी रहा, कारण इन क्षेत्रों में मसाला मेन था, और इसीलिए उन्होंने सबसे पहला कोशिश किया कि इन क्षेत्रों पर ही हम अपना सिस्टम सही करें। और पुर्तगाल के द्वारा भारत पर जिस साम्राज्य की स्थापना करना था, उस साम्राज्य का स्पेशल एक नाम दिया गया। क्या तुम जानते हो पुर्तगाल का भारत में जो साम्राज्य था, उस साम्राज्य का क्या नाम दिया गया? जल्दी से आंसर कर दीजिए। पुर्तगाली साम्राज्य जो भारत में स्थापित हुए, उसके लिए जो कंपनी है, वो कंपनी है पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये जो राज उनका स्थापित हुआ, इस राज का नाम आप लोग सुने होंगे, एस्तादो द इंडिया। एस्तादो द इंडिया, अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि एस्तादो द इंडिया, तो आप समझ लोगे कि वो एस्तादो द इंडिया पुर्तगाल का भारत के साम्राज्य के लिए प्रयोग होने वाला शब्द है, एस्तादो द इंडिया। तो हम लोग पहली बात बिल्कुल समझ गए कि पुर्तगाल के देश के निवासी का बिजनेस भारत के साथ चले, इसके लिए कंपनी है पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी, और इसका जो साम्राज्य भारत में है, इस साम्राज्य का नाम है एस्तादो द इंडिया। अब एस्तादो का मतलब है कि पुर्तगालियों के अपना लैंग्वेज में है कि हमारा अपना राज इंडिया में, एस्तादो द इंडिया को उनका अपना वर्ड। एस्तादो एक पुर्तगाली वर्ड है अपना इंडिया में साम्राज्य की। अब इसमें बात को हम लोग समझते चलिए, एक एक करके बात पर ध्यान दीजिए। हम लोगों ने सुना कि सबसे पहला पुर्तगाल के व्यक्ति आने वाला जो था, उसका नाम था वास्को डी गामा। सबसे पहला व्यक्ति है वास्को डी गामा, ये पहला पुर्तगाली व्यक्ति है, और पहला पुर्तगाल का व्यक्ति है जो भारत आया है। और यह व्यक्ति हम लोग पढ़ चुके हैं, केरल के कालीकट घाट पे आया है, केरल के कालीकट घाट पे आया है, और इस घाट पर यहाँ जो राजा थे, इस राजा का नाम था जमुरीन, जो उसका स्वागत करता है। यह बात हम लोग पहले से जान चुके हैं, और ये पहली बार जो आया है ये 1498 में। अब यहां से जो जो प्रश्न बनते जा रहा है, उसको धीरे धीरे हम लोग ध्यान देते जाएंगे। इसके आगमन के साथ ही भारत और पुर्तगाल का व्यापार शुरू हो जाता है। चूंकि काफी लाभ मिलता है, तो पुर्तगाल इसीलिए अपना दूसरा यात्री भेजता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि दूसरा पुर्तगाली यात्री कौन था जो भारत आया? बिल्कुल 17 मई 1498, बिल्कुल सही है, लेकिन ज्यादा डेट के चक्कर में हम आपको नहीं रखते, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है उसी की बात करते हैं। दूसरा पुर्तगाली यात्री जो भारत आया, इस पुर्तगाली यात्री का नाम है कैप्राल, और कैप्राल ये 1498 में आया है। कैप्राल भारत में पूरे 1500 ईस्वी में पहुंचता है, और दूसरी बार फिर ये व्यापार का सिलसिला चल देता है। अब वास्को डी गामा भारत कितनी बार आया, तो आपको ध्यान रखना है कि वास्को डी गामा पुनः भारत आता है, और वास्को डी गामा दूसरी बार, वास्को डी गामा भारत 2 बार पहुंचता है, और वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आता है, तो यह भी एक महत्वपूर्ण आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल देखिए, कई बच्चे लिख रहे हैं 1501, 1502, 1505, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यह ईस्वी है 1502। सारा एकदम सीक्वेंस में है, दिमाग में आपका बैठते चला जाए। यानी वास्को डी गामा जो पहली बार पुर्तगाल से भारत आता है, वो यहाँ के बिजनेस से इतना उत्साहित है कि दूसरा यात्री कैप्राल के बाद उसके 2 साल बाद, एकदम सब 2-2 साल का फेज है, 98 में 2 जोड़े तब 1500, 1500 में 2 जोड़े तब 1502, एकदम सभी लोग को डेट एकदम दिमाग में सेट हो जाए। अब यहाँ इस समय जब इन लोग आना शुरू कर दिए, वास्को डी गामा 1502 में आए, तो बजावते केरल के एक कोचिन बंदरगाह जो देख रहे हो, इन क्षेत्रों में उनकी स्थिति कुछ बढ़िया, और तब 1502 के बाद अब बजावते पुर्तगाल की सरकार ने कोशिश किया कि अब यहाँ पे हम अपना बिजनेस का सिलसिला को और बढ़ाएं, और इसीलिए 1503 ईस्वी में एक मेन प्रमुख व्यक्ति आए, मतलब वास्को डी गामा के दूसरी बार आने के बाद
1503 में मेन व्यक्ति आए जिनका नाम था अल्बुकर्क। और ये अल्बुकर्क जो देख रहे हो, इनको मेन भेजा गया किस लिए कि वहां जाकर के एक बढ़िया फैक्ट्री स्थापित कीजिए। वहां हम लोग जो सामान भेजते हैं उस सामान को रखने के लिए हम लोग पूरा एक व्यवस्था कीजिए। और यही देखो अल्बुकर्क 1503 में एज ए यात्री आया है, बाद में इसको गेट बना के भी भेजा जाएगा। और इसने क्या किया 1503 में, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, पुर्तगालों का पहला कारखाना, ये आपसे कभी भी सबका पूछेगा, सभी का पहला कारखाना बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। पुर्तगाल का पहला कारखाना, जिसको कारखाना को फैक्ट्री भी आप कह सकते हो, पुर्तगालों का पहला फैक्ट्री कहां स्थापित हुआ, कब स्थापित हुआ, ये आपसे क्वेश्चन आएगा। कोचीन में स्थापित की। कोचीन केरल में कालीकट के नीचे है, तो ये देखो ये जो जगह है इसका नाम है कोचीन। कोचीन के ठीक ऊपर थोड़ा सा है कालीकट। अब आपसे ध्यान रखना है, आपको कभी भी पूछा जाएगा पुर्तगालों का पहला कारखाना कब स्थापित हुआ, तो 1503 में। पुर्तगालों का पहला कारखाना कहां स्थापित हुआ, तो कोचीन में। ये डेट एकदम दिमाग में आपका सेट होना चाहिए, दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। तो इतनी बात हम समझते हैं कि हमारे सभी बच्चों को पूरा याद हो गया होगा कि पुर्तगाल का व्यापार कंपनी जो है वो है पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी। भारत में पुर्तगालियों का जो राज है एस्टाडो द इंडिया। पहला पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा। वास्को डी गामा 1498 में केरल के कालीकट घाट पे आया जहां राजा जमुनीन था। दूसरा पुर्तगाली यात्री कैब्राल है, 1500 में आया। वास्को डी गामा दूसरी बार भारत 2 साल जोड़े 1502 में आया। और इसके ठीक अगला 1503 में पहला फैक्ट्री की स्थापना कोचीन में हो गया। हम समझते हैं कि ये सभी बात अगर मिटा भी दिया जाए तो आपके दिमाग में ये बात है। एक बार लास्ट रिवीजन करें, हर लाइन को दिमाग में बैठाना है कि सर लिखने के पहले 100% हमको याद होते जाए। तो पहली बात आप सभी बच्चों को बिल्कुल ध्यान में आ गया कि इसका साम्राज्य का नाम एस्टाडो द इंडिया है। सबसे पहला पुर्तगाली यात्री कौन है, तो वास्को डी गामा 1498 में केरल के कालीकट घाट पर पहुंचा। दूसरा पुर्तगाली यात्री हम लोग देखे कि कैब्राल है, 1500 ईस्वी में पहुंचा। वास्को डी गामा दूसरी बार 2 साल जोड़े 1502 में आया। और पहला पुर्तगाल का फैक्ट्री 1503 में कोचीन में स्थापित हुआ। कोचीन कहां है, तो केरल में। हम लोग को ये बात बिल्कुल क्लियर हो गया। अब हम समझते हैं कि इतनी बात सभी लोग का एकदम स्पष्ट है। जल्दी से इसको कॉपी में कीजिए और तुरंत फिर स्टेप हम लोग बढ़ते जाएंगे। जल्दी जल्दी एकदम याद भी करना है, लिखते भी जाना है, एकदम याद होते चला है। चलिए लिखा गया सबसे। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लोग सभी यहाँ पर पूरा हमारे साथ ध्यान जहां दोगे तो स्टेप्स आपका एकदम क्लियर होते चला जाए। अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या, जो केरल का क्षेत्र हम लोग देख रहे हैं, मानचित्र के साथ हम लोग बिल्कुल समझते जाए। और जो भी मानचित्र होगा हैंड द्वारा ही बनाओगे तो आपके दिमाग में ज्यादा बैठेगा। यहाँ पर 2 जगह आपने देखा, एक जगह केरल का देखा, यह था कोचीन। और कोचीन से ऊपर आपने देखा यह जगह है कालीकट। अब इसी कोचीन में पुर्तगाल अपना फैक्ट्री स्थापित करेगा। फैक्ट्री स्थापित करने का मतलब है कि यहाँ पे भारत का जो भी सामान है वो यहाँ एकत्रित रखेगा, पुर्तगाल से उसके जो भी सामान आएंगे वो यहाँ रखेगा, और यहाँ से उस सामान को उधर, पुर्तगाल का सामान इंडिया। ये दोनों आपका बिजनेस शुरू हो गया। अब यहाँ पे बिजनेस जो शुरू हो गया, तो अब पुर्तगाल धीरे धीरे क्या किया, यहाँ पे मॉनिटरिंग के लिए कि हम एक बेहतर मॉनिटरिंग करें, कोई ऐसा ना हो कि रास्ते में भी कई जगह इनका अफ्रीका में, यहाँ पे कई जगह इनका साम्राज्य स्थापित होते चला गया। तो इन्होंने क्या किया, अब अपना पुर्तगाल से भारत में गवर्नर भेजना शुरू किया। पुर्तगाल का गवर्नर का मतलब जो क्षेत्र है उसका हेड उसका गवर्नर कहलाए। और वही 2-2 साल का इंटरवल है। 1503 में हम लोग देखे इसकी पहली फैक्ट्री है। फैक्ट्री 4 तक जब बढ़िया से चलने लगा तो 1505 में इसका पहला गवर्नर यहाँ पर भेजा गया। और ये पहला गवर्नर का नाम है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। देखो बहुत ही बढ़िया आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, एकदम हमारे साथ पूरा एक लाइन को ध्यान से समझते चलिए। आपसे कभी भी क्वेश्चन आएगा कि बताओ पहला पुर्तगाल का गवर्नर कौन है, तो पहला पुर्तगाल का गवर्नर कौन है, तो ये आपको देखो नाम से कई बच्चे सोचते हैं कि फ्रांसीसी, लेकिन इसका नाम है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। 1505 में डेट फिट के ज्यादा चक्कर में नहीं रहना, जहां एकदम इमरजेंसी है हम वही डेट आपको टिक करते हैं। हिस्ट्री केवल डेट का नाम नहीं है, बातों को समझिए उसमें ज्यादा हिस्ट्री। हाँ जहां अति आवश्यक है वहां खुद हम ब्रेक लगा देंगे, उससे आपको याद होते चला जाए। तो पहला पुर्तगाली गवर्नर है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ये गवर्नर के रूप में यहाँ पे आया और इसने अब अपनी कुछ नीतियां अपनाया, जिस नीति के द्वारा इसने कोशिश किया कि हम यहाँ हिंद महासागर के क्षेत्र में पूरा आयात निर्यात का हेड हम बने। सबसे पहले यही आया, इस समय कोई यूरोपीय कंपनी दूसरा है नहीं, और इसीलिए इस समय भारत का कई जहाज है जो अरब जाता है, अन्य इधर का ही दूसरा इंडोनेशिया मलेशिया का जहाज उधर बिजनेस करता है, इधर वाला जहाज उधर सिस्टम कर रहा है। और उस समय पुर्तगाल अपने जहाज में पूरा सेना अपना एक जहाज उनका आगे आगे स्टॉप करे, पीछे से अपना उनका पूरा सामान आ रहा है, समुद्री ताकत की अपना पूरी बढ़ा ली थी। और अल्मीडा इसीलिए कि हिंद महासागर में, ये जो हिंद महासागर में जो भारत के जहाज जाते हैं, दूसरे देश के जहाज जो अरब में बिजनेस करते हैं, अरब से थोड़ा बहुत अच्छा था,
और इसीलिए इसने हिंद महासागर में पूरे व्यापार पर एकाधिकार करने के लिए, व्यापार पर एकाधिकार करने के लिए कि केवल मेरा अधिकार नहीं, इसमें एक नीति लाया, नीले जल की नीति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीले जल की नीति। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा नीले जल की नीति किसने लाया, तो आप कहना फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ये अल्मीडा की नीले जल की नीति है। ये नीले जल की नीति का मतलब क्या है, तो नीले जल की नीति का मतलब है महासागर का जल नीला होता है, और इस नीति का मतलब है कि हिंद महासागर में जो भी व्यापार हो रहा है उसमें पुर्तगालियों का एकाधिकार हो, पूरे व्यापार का नियंत्रण पुर्तगाल के डिपार्टमेंट में हो। नियंत्रण का मतलब है कि जो भी इधर से जहाज अरब जाए या अरब का जहाज इधर आए तो वहां पर हम उसको कंट्रोल करें। और इसके लिए आपको जान के आश्चर्य होगा, पुर्तगालियों ने ये नीले जल की नीति के द्वारा एक सिस्टम शुरू किया जिसका नाम था कार्टेज पद्धति। आपसे यह भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि कार्टेज पद्धति की शुरुआत किस यूरोपीय कंपनी ने की, तो कार्टेज पद्धति की शुरुआत पुर्तगाल के यूरोपीय कंपनी ने किया। आपके मन में आ रहा होगा कि सर व्हाट इज कार्टेज, कार्टेज क्या है? कार्टेज का मतलब होता है परमिट। परमिट का मतलब इंग्लिश में होता है परमिशन। कार्टेज मतलब परमिशन है, एक परमिशन है कार्टेज पद्धति में, परमिट है, जिसके लिए पुर्तगाल के लोग करते क्या थे, अपना सेना यहां रखते थे, और कोई भारतीय व्यापारी हो, दूसरे दक्षिण पूर्व एशिया का व्यापारी हो, अगर इनका जहाज उधर जा रहा है पानी वाला, तो ये कहते थे कि रुक जाओ, अगर इसमें कोई गोला बारूद है, अगर इसमें मसाला है, तो तुम्हें बिना मेरे परमिशन के यहां से पार नहीं होना है, और इस परमिशन के लिए पैसा देना पड़ेगा। तुम पैसा दोगे तो हम तुमको लिख के देंगे कि यस इसका जहाज अरब जा सकता है, तब परमिशन के बाद जाएगा। अगर परमिशन नहीं है तो तुम्हारे जहाज को रोक दिया जाएगा और हमारी सेना यहां लूट मारना चाहे, पूरा तुमसे जहाज छीन लेगी। हम पुर्तगाली लोग बदनाम थे लूट मार के लिए। जिस कैराल की बात आप सुना, कैराल जब आया तो यहाँ एक अरब का जहाज था, उसको लूट करके जहाज कर दिया था जमरीन, लूट मचाने के लिए सबसे नामी थे। आपको जान के ये भी आगे आश्चर्य होगा कि मुगल बादशाह अकबर को भी जब गुजरात से अरब की ओर भेजना जहाज पड़ता था तो वह भी पुर्तगालियों से कार्टेज प्राप्त करता था, परमिट प्राप्त करता था, क्योंकि गुजरात के क्षेत्र में इस समय भी आप देखोगे पुर्तगाल की स्थिति मजबूत हो जाए। इतना जल्दी ताकतवर का मतलब है कि जो भी भारत के राजा है अस्तर में इनकी ताकत, अकबर की ताकत भी अस्तर में है। ये लोग अब कहां सात समुद्र पार, समझ रहे हो कि वहां कहां से आ रहा है यूरोप से। इसके जल वाली टेक्नोलॉजी में बहुत मजबूत है, जल वाली सेना इनकी मजबूत है, और जल वाला सेना जब इनका मजबूत है तो पानी वाले सिस्टम में कोई भी डरते थे कि चूंकि जब भी रहेगा किनारे किनारे रहेगा, ये बहुत अंदर स्थल पार्ट में बहुत भाग मिलेगा पुर्तगाल, और जो भी इसका छीन झपट होगा सब समुद्र में ही चलेगा, और समुद्र में इनके जहाज थोड़ा मजबूत है, समुद्री सेना इनकी मजबूत है। और इसी कारण से आगे मुगल बादशाह अकबर को भी कहा कि आपको भी कार्टेज लेना पड़ेगा। ये अलग बात है कि आप हमें बहुत सुविधा दे रहे हैं, हम आपको निःशुल्क कार्टेज दें। अकबर पैसा नहीं लेता, लेकिन परमिशन लेता था, और ये निःशुल्क उसको अकबर को कार्टेज लेता। तो ये आगे का सिस्टम आएगा। अभी हम लोगों ने देखा, आपको यहाँ पर तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। पहला आपसे पूछा जाएगा भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। दूसरा नंबर, हिंद महासागर में नीले जल की नीति किसने अपनाया, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। नीले जल की नीति का मतलब क्या है, हिंद महासागर में व्यापार पर एकाधिकार करना। और कार्टेज पद्धति किस देश की थी, तो ये पुर्तगाल का। अल्मीडा मुख्य रूप से कोचिन के सेक्टर में ही रहा, इस क्षेत्र में ही रहा, यहाँ अपनी मजबूती को बनाए रखा। अब दूसरा नंबर जो गवर्नर आ रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, मेन प्रश्न हम लोग का यहीं से ज्यादा आता है, इसलिए दूसरा गवर्नर को खूब बढ़िया से सुने। पहला गवर्नर के बाद दूसरा गवर्नर वही व्यक्ति आता है जिसने पहला यहाँ पे फैक्ट्री की स्थापना किया, और बिल्कुल आपने सही समझा, और यह है अल्बुकर्क। अल्बुकर्क पहले भी आ चुका है, इसलिए यह भारत की स्थितियों से परिचित। ये लगभग 1505 से 1509 तक रहता है, और यह 1509 में अल्बुकर्क का आगमन होता है, लगभग 1515 तक रहता है। अल्बुकर्क चूंकि पहले से स्थितियों को समझे हुए, इसलिए अल्बुकर्क के बारे में कहा जाता है कि यह कोचिन में अपना पहला तो मुख्यालय बनाया। इसने कोचिन में फैक्ट्री तो था ही, ये कोचिन में अपना मुख्यालय बनाया कि मेरा मेन सेंटर जो होगा ये कोचिन होगा। लेकिन इसके नजर में था कि केवल कोचिन ही क्यों, अगर ऊपर का क्षेत्र इस समय गोवा बहुत प्रमुख बंदरगाह है, अगर गोवा का क्षेत्र हम जीत लें तो ये गोवा का क्षेत्र जीतने के बाद हमारा यहाँ से कोचिन से गोवा एकदम 2-3 सेंटर मेरा हो जाए। और गोवा में यहाँ पर बीजापुर के शासक है यूसुफ आदिल शाह, और इसीलिए इसने क्या किया, यूसुफ आदिल शाह से लड़ाई किया 1510 ईस्वी में, और 1510 में इसने, अभी देखिए कि बीजापुर के शासक, इसने बीजापुर के शासक नाम हमने आपको बताया यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह, इसको आदिल शाह से इसने युद्ध किया और बजाते लड़ाई में गोवा का क्षेत्र छीन लिया। यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीता, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय गोवा जस्ट जीता है, गोवा इसका मुख्यालय नहीं। गोवा को इसने विजय प्राप्त किया कि चलो गोवा का क्षेत्र भी मेरा हो जाए। इतना ही नहीं, 1510 में जब गोवा जीता तो इसने अब प्रयास किया 1511 में कि भारत का राज मसाला इंडोनेशिया मलेशिया के क्षेत्र में भी हो रहा है, और ये जो हम लोग जल संधि जानते हैं, मलक्का जल संधि, इसीलिए इसने क्या किया, 1511 में इंडोनेशिया के पास मलक्का क्षेत्र पर भी अधिकार किया, यानी 1511 में इसका प्रभाव दक्षिण पूर्व एशिया में मलक्का तक हो। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, दक्षिण पूर्व एशिया में मलक्का क्षेत्र तक अधिकार। अब सोच लो, गोवा पे कब्जा, कोचिन पे कब्जा, और दक्षिण पूर्व एशिया, चूंकि इंडोनेशिया में भी मसाला काफी ज्यादा होता, और यह प्रयास किया कि इन सारे क्षेत्रों से हम बिजनेस करेंगे तो हमको ज्यादा लाभ मिलेगा। इतना बड़ा साम्राज्य पहली बार बनाने वाला अल्बुकर्क है, इसीलिए अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा कि भारत में पुर्तगाल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो भारत में पुर्तगाल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक
वास्तविक संस्थापक ये आपका अल्बुकर्क है, इसी को कहा जा रहा है। चूंकि आप खुद देख रहे हो कि क्षेत्र का लगातार विस्तार करते जा रहा है। इस समय मेन दक्षिण भारत के सबसे प्रमुख राजा, आप लोग नाम जानते होंगे, कृष्णदेव राय थे। देखो दिमाग में नक्शा पे बैठा के रखना, जिस समय बाबर भारत पे आक्रमण किया पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, उसमें बाबर ने अपने पुस्तक बाबरनामा में भी लिखा कि दक्षिण भारत का एक प्रतापी राजा कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय का नाम बाबर ने अपनी पुस्तक में लिखा, यानी 1526 ईस्वी तक कृष्णदेव राय इधर शासक चल रहा है। ऐसे कृष्णदेव राय 1509 से 1529 तक राजा रहा है। यह 1509 से 1515 तक अल्बुकर्क है। इसीलिए इस समय दक्षिण का मेन राजा कृष्णदेव राय, और अल्बुकर्क बहुत तेज था। इसने कृष्णदेव राय के साथ अच्छे संबंध स्थापित किए। इसने कृष्णदेव राय से अच्छे संबंध स्थापित किए। किस नाम पर? घोड़ा के नाम पर। इसने कहा कि अरब से बढ़िया बढ़िया जो घोड़ा आता है उसको हम कम कीमत पर आपको दें, और लड़ाई के लिए घोड़ा बड़ा महत्वपूर्ण था। इसीलिए कृष्णदेव राय भी एकदम पुर्तगालियों को फुल फैसिलिटी दे रहे थे कि चलो फैसिलिटी है, हमको तो तुमसे लाभ ही मिल रहा है। और वो कर्क बहुत तेज था। इसने पुर्तगाल के जो भी पुरुष थे, ये सभी पुर्तगाल के पुरुष को भारतीय महिला, पुर्तगाली पुरुष को भारतीय महिला से विवाह के लिए प्रोत्साहित किया। देखिए कितना तेज है, भारतीय महिला से विवाह के लिए प्रोत्साहित किया। ये इतना तेज है कि ये देखिए कि अगर हम पुर्तगाल के लोग इंडिया में हैं, कब क्या हो जाएगा, पिटाएंगे कोई ठिकाना नहीं। अगर यहां ससुराल बना लेते हैं तो टेंशन खत्म। भारत के लोग ससुराल के दामाद को बहुत खातिरदारी अच्छा से करते हैं, और इसीलिए उसने पुर्तगालियों लोगों को कहा कि तुम पुर्तगाल में विवाह मत करो। इंडिया आया है तो देखो कोई गरीब ही क्यों न रहे, लेकिन भारतीय महिला से विवाह करो। इसके विवाह को उसने प्रोत्साहित किया, और इस प्रोत्साहन के लिए सबसे मेन था रहने के लिए बढ़िया से जगह मिलना। किसी विद्रोह की स्थिति में भारतीयों द्वारा उनका बचाव करना। उसमें नागरिकता वगैरह कुछ नहीं है, ये नागरिकता के लिए। और इसीलिए इस समय हम लोग ध्यान रखना है कि ये अल्बुकर्क से सबसे ज्यादा आपको क्वेश्चन पूछा जाए। तो अल्बुकर्क अब आपका पूरा कंप्लीट हो गया। अल्बुकर्क अपना कई जगह क्षेत्र जीता। कोचिन में पहला फैक्ट्री था, मुख्यालय नहीं। मुख्यालय का मतलब है कि मेरा कई क्षेत्र है, उसमें एक जगह से हम मॉनिटरिंग करेंगे। कोचिन फ्रांसिस्को डी अल्मीडा एक ही जगह है ही, तो इसके मुख्यालय की जरूरत नहीं। मुख्यालय का मतलब होता है मुख्य जगह। कई जगह जीतने के बाद, चूंकि इसने गोवा जीता, मलक्का जीता, इन क्षेत्रों में कई जगह इसका शासन है, इसीलिए इसने कहा कि इन सभी जगहों का मॉनिटरिंग हम कोचिन से करेंगे। इसीलिए यहाँ पे शब्द है कोचिन मुख्यालय बना। इसके पहले भी कोचिन में पहली फैक्ट्री है, लेकिन ये जस्ट लाइक फैक्ट्री जैसा, इसीलिए तो हमने बताया कि यह वास्तविक संस्थापक नहीं। भारत में पुर्तगाल राज्य का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क होता है। तो अब अल्बुकर्क आपसे पूछेगा गोवा किसने जीता? अल्बुकर्क। मलक्का किसने जीता? तो अल्बुकर्क। इस समय अल्बुकर्क के समय दक्षिण का प्रमुख राजा कौन था? कृष्णदेव राय। किसने आपको पूछेगा कि पुर्तगाली पुरुष को भारतीय महिला से विवाह के लिए प्रोत्साहित किया? तो आंसर अल्बुकर्क हो। और अल्बुकर्क के बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग का होगा निन्नो डी कुन्हा। बिल्कुल एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट है, अल्बुकर्क पहला ऐसा विदेशी शासक है जो भारतीय शासक में हस्तक्षेप प्रारंभ किया। अंग्रेज ये नहीं था कि भारत में सीखा है कि अंग्रेज तो बिजनेस करने आए थे। तुम देखोगे अंग्रेज इन्हीं से सीखेगा, फ्रांसीसियों से सीखेगा कैसे भारत के राजा को लड़ा के कैसे कब्जा करना है। अंग्रेज फ्रांसीसियों से सीखता है, फ्रांसीसी पुर्तगालियों से सीख रहा है। इन लोग अपना मॉनिटरिंग मेन कर रहे हैं। तो चलिए अब जल्दी से इन दोनों गवर्नर को उतारी, तब तीसरा नंबर निन्नो डी कुन्हा पे चलेंगे। निन्नो डी कुन्हा के बाद तब मेन पुर्तगाल लगभग हो जाएगा। पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी हम लोग कंप्लीट करते जाएंगे। नौसेना तो इसको मजबूत नहीं करना। नौसेना तो हिंद महासागर में आपको फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ही चलेगा। सेना का जो मेन बात है वो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा पे ही चलेगा। बोल के दिखाना संभव नहीं है ना, ऑफलाइन में बच्चे हैं नहीं क्लास में, तो बिना क्लास का चल रहा है, अंदाज मिलेगा नहीं, कितना लिखोगे, टाइम ज्यादा लग जाएगा। क्लास में बच्चे रहते हैं तो उसमें सिस्टम सही है, और स्टूडेंट क्लास में नहीं होते तो उसमें जब हम बोल के लिखाएंगे तो एक ही शब्द पे जितना चाहिए उससे ज्यादा समय हो जाएगा, देर हो जाएगा। इसलिए इस सिस्टम पे आपका जस्ट लाइक पीडीएफ जैसा भी आपको तैयार हो जाएगा, अपना लिखते भी जाओगे, बात के लिए भी काम आ जाएगा। लिखने दीजिए सभी को जल्दी, 1 मिनट में सब लोग लिख दें एकदम आराम से। चलिए पिछले बार देखे कई लोग बोले कि लिख नहीं पाए, लगभग लोग को लिख लेने दीजिए, और तब हम लोग निन्नो डी कुन्हा का सुनेंगे। उसके बाद तब हम लोग पुर्तगालियों के योगदान को हम लोग देखेंगे। बस कंप्लीट हो जाएगा पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त। चलिए लगभग बच्चे लिख दिए हैं, ओके। अब हम लोग यहाँ पे अगले गवर्नर की बात चलते हैं, जो अंतिम प्रमुख गवर्नर है।
और इस गवर्नर का नाम है निन्नो डी कुन्हा। निन्नो डी कुन्हा सभी लोगों को कुछ नहीं एकदम ऐसे ही याद हो जाएगा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, पहला नंबर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, दूसरा नंबर अल्बुकर्क और तीसरा नंबर निन्नो डी कुन्हा। एकदम तीनों नाम सबको, जब देखो ये सब बार बार सोचते रहना है। जो बच्चे पहली बार मॉडर्न पढ़ रहे हैं उन लोगों को घर पे एकदम चिंतन समय में बैठना है और उसको अपने सोचना है कि पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी 1498, ईस्ट इंडिया कंपनी 1600, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602, फिर डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664। अपने से इसको दिमाग पर एकदम ठीक करना। और तब जब पुर्तगाल शुरू होगा तो अपने से सोचना है कि पुर्तगाल में पहले आया वास्को डी गामा, फिर उसके बाद आया कैब्राल, फिर उसके बाद वास्को डी गामा आया, फिर हम लोग देखेंगे कि पहला उसकी फैक्ट्री 1503 में कोचीन में स्थापित होगी। तब सोचना है कि इसका 3 गवर्नर सब बोले हम तीनों रखना है, मन में एकदम दिमाग में आपको सेट करते जाना। और तीनों गवर्नर में पहला नंबर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा हो गया, दूसरा अल्बुकर्क हो गया, तीसरा निन्नो डी कुन्हा हो गया। अब तीसरा नंबर जो गवर्नर है निन्नो डी कुन्हा, इसकी बात हम लोग सुने। अब पीडीएफ का क्या जरूरत है जब तुमको इतना समय दे रहा है, लिखवा रहा है, अब पीडीएफ किस लिए? अपने एकदम हाथ पर नहीं चलाओगे, एकदम जो है सब दे दीजिए, प्रिंट करा के बस फाइल में सजा, कॉपी करो, लेके बैठो, कुछ लिखोगे भी 2 शब्द तो कुछ याद होते जाए। अपने से कुछ हाथ पर चलाओ। हाँ, वहां पीडीएफ आवश्यक हो जाता है जब हम केवल समझाते जाए। यहाँ तो तुमको एकदम हम चल रहे हैं कि नहीं, एकदम आराम से चले, नहीं तो फिर वही मोड धरेंगे, पूरा समझाते चल जाएंगे तो फिर पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। हम अभी कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, आप आराम से लिखते हुए मजे में एकदम आराम से समझते हुए चलो, एकदम आराम से धीरे धीरे आपको सिस्टम चलो। तो चलिए अब इसमें हम लोग ध्यान दीजिए, निन्नो डी कुन्हा की बात पर हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं। देखते चलिए, अब जरा ध्यान से समझिए। निन्नो डी कुन्हा ये क्या किया, इसने देखा कि हम जो क्षेत्र कोचीन में रहेंगे इससे बढ़िया, देखो निन्नो डी कुन्हा कितना तेज है, ये देख रहा है कि मेरा गोवा जीता हुआ है। अब ये सोच रहा है कि अगर गुजरात का कुछ हिस्सा जीत जाते, गुजरात का कुछ हिस्सा जीत जाते तो हमारे लिए और बढ़िया होता, और बढ़िया होता। और इसीलिए इसने क्या किया, निन्नो डी कुन्हा ने अपना कोचीन से मुख्यालय गोवा ट्रांसफर किया कि हम गोवा अगर रहेंगे तो सबसे ज्यादा बढ़िया मेरे लिए हो। मुख्यालय का मतलब मुख्य जगह। और इसीलिए निन्नो डी कुन्हा में एक बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव है कि इसने कोचीन से मुख्यालय को हटा दिया और कोचीन से गोवा को अपना मुख्यालय बनाया। ये देखो सबसे महत्वपूर्ण लाइन है। आपको कभी भी पूछा जाएगा कि बताओ कोचीन मुख्यालय कौन बनाया, तो अल्बुकर्क। गोवा को मुख्यालय कौन बनाया, निन्नो डी कुन्हा। गोवा को जीता किसने, तो आंसर अल्बुकर्क को। और इसीलिए आपको कभी भी पूछेगा गोवा को जीता किसने, तो अल्बुकर्क को, लेकिन गोवा को मुख्यालय किसने बनाया, तो आंसर निन्नो डी कुन्हा को। अब देखो निन्नो डी कुन्हा की कहानी सुन के आपको बड़ा आश्चर्य लगे। निन्नो डी कुन्हा में एक 2 इंपॉर्टेंट डेट है और वह है 1534 और 1535। बड़ा इंपॉर्टेंट डेट। इसने क्या किया, गुजरात का एक प्रमुख जगह है बेसिन और एक और प्रमुख जगह है दमन और दीव। आप लोग नाम सुने हो, ये दोनों आप लोग नाम सुने होंगे, दमन और दीव और बेसिन, ये नाम सुने हो। यहाँ पे गुजरात का शासक है, यहाँ ये दोनों हिस्सा गुजरात में ही है और गुजरात के शासक हैं, जिस शासक का नाम आप लोग सुने होंगे बाज बहादुर। देखिए अब गुजरात के शासक का नाम है बाज बहादुर और बाज बहादुर के कब्जा में है पूरा ये बेसिन का क्षेत्र और दीव का क्षेत्र। ये यहां से निन्नो डी कुन्हा सोच रहा है कि गोवा है ही, अगर इन क्षेत्रों पर भी अधिकार हो जाए तो मेरा क्षेत्र एकदम भारत का पूरा समुद्र के किनारा हिस्सा हो जाए। और इन दोनों क्षेत्रों को बाज बहादुर को हरा करके इसने दोनों पर अधिकार किया और ऐसा झड़प हुआ कि बाज बहादुर मिलने के लिए गया कि कोई बात नहीं, ऐसा ना कि मेरा पूरा क्षेत्र जीत जाए। कहा जाता है कि बाज बहादुर तुर्की के राजा से सहयोग मांगा, तुर्की के राजा से सहयोग मांगा कि हमें सहयोग दीजिए। और उस समय बाज बहादुर जब सहयोग मांगा तो तुर्की से इसको सुलेमान रईस के सहयोग भी मिलता है। वहां जहाज का एक बेड़ा भी आता है, एक बहुत अच्छे शक्तिशाली व्यक्ति का नाम भी आता है रूमी खां। तो रूमी खां एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति उसको तुर्की से आते हैं, बाज बहादुर को सपोर्ट करते हैं। उसमें शुरुआत में तो एक पुर्तगाली हारते हैं जब तुर्क से सपोर्ट मिलता है तब, लेकिन जब फिर वो लोग चले जाते हैं तो फिर ये जब आक्रमण करता है निन्नो डी कुन्हा तो इसको लगता है बाज बहादुर से कि मामला को कंप्रोमाइज ही कर ले तो ठीक है। ऐसा करते हैं, जब सोच रहा है तो किनारे का एक क्षेत्र बेसिन वाला उसको सौंप देते हैं और इसके लिए निन्नो डी कुन्हा को कहा कि हम एक क्षेत्र तुमको दे दें। निन्नो डी कुन्हा कहा कि ठीक है, आइए हमसे पानी वाले जहाज पर आकर मिलिए, हम लोग यहीं पर दस्तखत साइन करेंगे। और पानी वाले जहाज पर निन्नो डी कुन्हा से मिलने के लिए बाज बहादुर आता है और यहीं पर इन दोनों में बहस हो जाती और बहस होने के बाद निन्नो डी कुन्हा और बाज बहादुर में हाथापाई हो जाता है। फाइटाफाइटी चालू हो गया जहाज पर, और जहाज पर ही हाथापाई होने से बाज बहादुर गिर जाता है जहाज से और समुद्र में डूब के मर जाता है। देखिए एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आपने देखा, इसमें आपने देखा कि बाज बहादुर से हाथापाई में ये समुद्र में डूब के मर गए। अब यहां पर ध्यान दीजिए, बाज बहादुर निन्नो डी कुन्हा से खत्म, गुजरात के इन बेल्टों पर भी इसका अधिकार हो। इसके बाद अब इसका ध्यान आया कि इस सिरा तो जीत ही लिए, अब भारत के इस सिरा को भी जीतेंगे तब तो इधर मलक्का वाला क्षेत्र पर मेरा अधिकार रहेगा।
क्योंकि इस क्षेत्र में बंगाल में इसने हुगली क्षेत्र को जीता। आपसे पूछा जाएगा कि हुगली कहां है, तो बंगाल में। हुगली जीतने वाला कौन है? निन्नो डी कुन्हा। एक इसने फिर सोचा कि मद्रास के क्षेत्र में भी अपना अधिकार रखें, हम दोनों तरफ समुद्र तटीय क्षेत्र में अधिकार करें। और इसमें जो मद्रास के क्षेत्र है, इस क्षेत्र का नाम है सेंथोमा। सेंथोमा क्षेत्र है ये मद्रास। और तीसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट आपको जगह है, जिस जगह का नाम है बांग्लादेश का ये जगह है, और इस जगह का नाम है चटगांव। चटगांव, आपसे पूछा जाए चटगांव कहां है, तो ये बांग्लादेश में। और बांग्लादेश के चटगांव, हुगली बंगाल का, सेंथोमा मद्रास का, ये सभी मलक्का तक का क्षेत्र, इतने क्षेत्रों में देखो पुर्तगाल का अधिकार हो चुका है। आपको ध्यान रखना है कि पूरे पुर्तगाल ने इसी चटगांव को महान बंदरगाह की संज्ञा दिया था। आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे अक्सर बहुत ज्यादा गलती करते हैं। क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा कि पुर्तगालियों ने किस बंदरगाह को महान बंदरगाह कहा, और उसमें आपको चॉइस में दे देगा पेसिन, गोवा, कोचीन और चटगांव। जो बच्चा पढ़े हुए नहीं है वो तो उधर इधर भी मार के रह जाएगा, जो पढ़े हुए वो कहेगा कि समझ गए। पुर्तगाल ने महान बंदरगाह चटगांव को कहा था, और इनका मेन इधर काम क्या था? लूट मार मचा। सबसे ज्यादा छीन झपट यही करते थे बंगाल की खाड़ी, क्योंकि इनका मुख्यालय उधर है, पूरा अपना लेके तैयार है, कोई उधर से आया हमला किए, छीन झपट कर ली। सबसे ज्यादा इनकम है, बिजनेस के लिए भी इधर इनका सबसे बढ़िया है, और इसीलिए चटगांव को वो महान बंदरगाह की संज्ञा दिए। और चटगांव कहां है, तो ध्यान रखना बांग्लादेश में स्थित। तो अब आपको बिल्कुल यहाँ पर देखो स्टेप्स, हम चाहेंगे मानचित्र पर भी कुछ बच्चे जरूर देखो। ये देखो यहाँ पर आपको जो दिखा रहे हैं, इन क्षेत्रों को देखिए, आपका पूरा इसमें कंसेप्ट बढ़िया आए। देखिए मानचित्र भी पूरे आपको देखते चलना है। यहां पर देखिए ये जो गोवा का क्षेत्र है, ये 1509 में जीते हैं, और सबसे अंतिम में भारत आजादी के बाद 1961 में ही गोवा छोड़े। पुर्तगाल सबसे पहले भारत आए और सबसे अंतिम में भारत से गए, क्योंकि अंग्रेज तो 1947 में ही चला गया, पुर्तगाल 1961 में जाते। आपसे यह भी क्वेश्चन आएगा कि सबसे अंतिम में आने वाले कौन, जाने वाले कौन थे, फिर आंसर पुर्तगाल ही हो। सबसे पहले आए और सबसे अंतिम गए। और इसके बाद हम लोग देखें, यहां पर धीरे धीरे हमने बताया कि यही इनका जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र हम लोग देखें बेसिन का क्षेत्र है। यही देख रहे हो कि दमन है, ये देख रहे हो दीव है, यही 1535 में इन क्षेत्रों पर अधिकार किए, और दमन द्वीप में देख रहे हो ये 1961 में यही तीनों को खाली किया। आज जो दादर नगर हवेली सिलवासा ये सब जो आप देख रहे हो, ये सब पुर्तगालियों का बसाया हुआ शहर। आज भी गोवा में जाओगे, दमन में जाओगे, दीव में जाओगे, तो वहां पुर्तगाली कल्चर आपको अभी भी मिल जाएगा। इसके अलावा इन क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पे आप यही देख पा रहे हो, यही आपका है चटगांव। ये बांग्लादेश का मानचित्र है, और बांग्लादेश के मानचित्र में ये चटगांव देख रहे हो, ये चटगांव को ही उन्होंने महान बंदरगाह की संज्ञा दी। इसके बाद हम लोग देखें तो यहाँ पे इनका मेन क्षेत्र आप बिल्कुल देख पा रहे होंगे। इसमें अब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, एक कोचीन है, एक कालीकट है, एक गोवा है, यही दमन है, ये दीव है, ये सब मेन क्षेत्र है। यहीं पे हमने आपको बताया कि यहाँ चटगांव है, ये यहाँ पे मलक्का है, और ये जो देख रहे हो बंगाल का क्षेत्र इन्होंने जीता। और ये बंगाल का क्षेत्र यहाँ पर हमने बताया आपको हुगली, बंगाल के क्षेत्र का नाम क्या है? हुगली। और ये जो बेल्ट आप देख रहे हो, इन बेल्टों में ही मेन रूप से पुर्तगाल के लोग रहे, अंदर के हिस्से में बहुत उन्होंने इंटरेस्ट नहीं। यहां पे हमने बताया कि मेन ड्यूटी इनका क्या था? छीन झपट करना, डकैती करना, ये मेन इनका ड्यूटी है। तो अब आपका यह फेज कंप्लीट हो गया। अब आपका थोड़ा सा इसमें और हम जानकारी दे दें तो आपको बिल्कुल यहाँ पे क्लियर हो जाएगा निन्नो डी कुन्हा का पूरी बात। अब देखो निन्नो डी कुन्हा यहाँ पे चटगांव वगैरह सारे क्षेत्र जीतते हैं, लेकिन जब इन लोग वहां पर काफी छीन झपट करना शुरू करते हैं, तो 1632 में शाहजहां गुस्सा में आकर हुगली क्षेत्र इनसे छीन लेता है। आपसे पूछा जाएगा कि बताओ पुर्तगालियों से हुगली क्षेत्र किसने छीना? तो शाहजहां। क्यों? छीन झपट के कारण। और 1686 में सबसे ज्यादा गुस्सा में आते हैं औरंगजेब, और औरंगजेब ने चटगांव को भी उनसे छीन लिया। चटगांव का मतलब हमने बताया बांग्लादेश वर्तमान का, उस समय तो पूरे बंगाल का हिस्सा रहा। तो औरंगजेब ने पुर्तगालियों से चटगांव भी छीन लिया, सिर्फ एक कारण से, ये लोग सबसे ज्यादा वहां छीन झपट करते थे, उससे औरंगजेब भी एकदम तबाह हुआ। और इसी कारण औरंगजेब ने 1486 में इस क्षेत्र को भी छीन लिया। धीरे धीरे भारत पर सबसे ज्यादा प्रभाव इन बेल्टों में मराठा का पड़ रहा था, और इसीलिए 1739 आते आते इनके जो भी क्षेत्र आप देख रहे हो, वो सब बेसिन क्षेत्र से लेके बाकी जो बेल्ट है, वो सभी बेल्ट जो बेसिन और अन्य क्षेत्र है, ये सभी मराठा इनके कब्जा से छीन लिया। अब सिर्फ और सिर्फ भारत में इनके पास रह गया गोवा, इनके पास रह गया दमन, इनके पास रह गया दीव। ये अंग्रेज भी इनसे हस्तक्षेप नहीं किए। भारत में अंग्रेज भले अधिकार किए इन तीनों क्षेत्र को छोड़ करके। अंग्रेज भी कहा कि किनारे है, लफड़ा क्या लेना, चलो तुम उधर साइड में रहो।
और यह क्षेत्र सबसे अंतिम में अभी हमने आपको बताया 1961 में पुर्तगालियों से स्वतंत्र हुआ है। और इसीलिए पुर्तगाल के बारे में कहा जाता है कि भारत आने वाला सबसे पहला और भारत से जाने वाला सबसे अंतिम, ये दोनों इंपॉर्टेंट बात है। भारत से जाने वाला सबसे अंतिम कौन यूरोपीय कंपनी था? तो यह पुर्तगाल है। भारत से जाने वाला सबसे अंतिम यूरोपीय देश पुर्तगाल है। ये देखो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आपको दिमाग में बिल्कुल सेट रखना है। कई बच्चे सोचते हैं जाने वाला में अंग्रेज मारते हैं। अंग्रेज 1947 में ही चले और यह 1961 में इन क्षेत्रों को आजाद किया। इसलिए भारत से जाने वाला सबसे अंतिम कौन यूरोपीय है? तो आपको ध्यान रखना है कि यह पुर्तगाल। आने वाला सबसे कौन है? पहला, तो यह भी पुर्तगाल। अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोग को ध्यान रखना है। यह लास्ट स्टेप है जहां से प्रश्न आपको पूछे जाते हैं और यह स्टेप है आपका पुर्तगालियों का देन। पुर्तगाल का देन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार आपको यहीं से ठंडे ठंडे प्रश्न आ जाते हैं। पुर्तगाल जब भारत आए तो इन्होंने ही सबसे पहले भारत में तंबाकू का खेती प्रारंभ किया। इसके पहले भारत में तंबाकू नहीं। एंशिएंट मिडाइवल में कोई प्रश्न आएगा कि भारत में किस चीज की खेती नहीं है तो तंबाकू में हो जाए। बाकी इतना ही नहीं, तंबाकू के साथ साथ आलू, आलू के साथ साथ मक्का, मक्का के साथ साथ मूंगफली, मूंगफली के साथ साथ काजू, काजू के साथ साथ अनानास, ये जितने भी देख रहे हो ये सभी की खेती करने वाले भारत में अगर शुरुआत करने वाले कोई है तो वो सब लीची, पपीता सब आ जाएगा। ये भारत के ये सब मूल फसल नहीं है। मूल फसल हमारे यहाँ गन्ना था। ये सब जो देख रहे हो इस सब की शुरुआत करने वाला पुर्तगाल भारत में है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण दो चीज और है। एक सबसे इंपॉर्टेंट है, भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किसने किया? यह भी एक अच्छा प्रश्न है। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किसने किया? तो यह भी आपको आंसर देना है कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत पुर्तगाल ने की। और प्रिंटिंग प्रेस बिल्कुल सही आंसर लिख रहे हैं। 1556 में सबसे पहले गोवा में पहला प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस 1556 में गोवा में स्थापित किया गया। अगला नंबर एक और इंपॉर्टेंट है, स्थापत्य के क्षेत्र में गोथिक शैली। ये पुर्तगाल की देन है। स्थापत्य के क्षेत्र में गोथिक शैली। आपसे पूछा जाएगा कि भारत में गोथिक शैली किसके देन है? तो ये गोथिक शैली पुर्तगाल का देन है। ये गोथिक शैली क्या होता है? मन में सवाल आ रहा होगा, स्वाभाविक बात है। देखो, भारत में क्या था, मुगल जब आए, मुस्लिम आए तो उन्होंने गुंबद शैली डेवलप किया। गुंबद शैली का मतलब है ऊंचा उठा करके ऐसे गुंबद बनाना। उसके पहले भारत में जो मंदिर थे एक प्लेन बनते थे। फिर धीरे धीरे भारत में जो आपने द्रविड़ शैली, बेसर शैली देखा, तो इसमें धीरे धीरे हम लोगों ने ऊंचाई देते हुए एक विमान बनाना शुरू किया। गोथिक शैली में क्या होता है, एकदम पतले लंबे हम एकदम उठा लेते हैं और इस शैली का नाम गोथिक शैली है, जो चर्च वगैरह में आपको देखने को मिले। जो चर्च वगैरह होते हैं उसमें आप देखोगे कि अचानक ये ऐसे उठ करके ट्रायंगुलर शेप में चला गया, एकदम पतले लंबे, तो उस शैली को गोथिक शैली का। और चर्च वगैरह जो गोथिक शैली में ही भारत में बनना शुरू हुआ, वह पुर्तगाल का ही देन। गोथिक मतलब समझ रहा है कि एकदम सीधा ऊपर चला जाए। भारत में विमान शिखर थोड़ा फैल के है। मुस्लिम जो आएंगे वो गुंबद बनाएंगे, तो गुंबद, विमान, शिखर, गोथिक शैली, ये अलग अलग सिस्टम हो। तो अब आपका यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट हो गया पुर्तगाल से। अब जो भी क्वेश्चन है, अब इसके देखो, ये नहीं कि नीनो डी कुन्हा अंतिम है, इसके बाद भी उसके गवर्नर हो, लेकिन कहीं कोई प्रश्न उधर से कभी नहीं आते। आप 3 गवर्नर सिर्फ याद करो। बीच वाले गवर्नर ना तो रखने की आवश्यकता है और न ही उसके बाद वाले गवर्नर रखने की आवश्यकता है। जो लोग सिर्फ आएगा एज ए गवर्नर केवल रह गया, तो चूंकि भारत में इन लोग का शासन है नहीं, हमने बताया 1961 में जाएगा, तो 61 तक गोवा में गवर्नर बनते रहे। कभी किसी परीक्षा में कोई प्रश्न हमको उधर से नहीं आया। 3 गवर्नर केवल रखो, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, अल्बुकर्क और नीनो डी कुन्हा, बस उसके सभी वर्ग को ध्यान रखो, काम कंप्लीट। तो अब ये आज के क्लास में हमने आपको पूरा पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंप्लीट कर दिया। अगले क्लास में पूरे डच ईस्ट इंडिया और डेनिश ईस्ट इंडिया दोनों आपके कंप्लीट हो जाएंगे और तब धीरे धीरे स्टेप्स आपके बढ़ते चले जाएंगे। जितना बता रहे हैं उसको एकदम पचाते चलिए। जो बच्चे एकदम पचाते चलेंगे उनको एकदम ठीक ठाक होते चला जाए। तो चलिए जल्दी से इसको उतार लीजिए। आज का क्लास आपका यहीं तक रहेगा।